कुछ शेर जो ख़ास तौर से मुझे पसंद है वो ये कि हम नफस लौ जगानी पड़ती है, हम नफस लौ जगानी पड़ती है, धूप को रोशनी नहीं कहते। क्या कहना है, वाह वाह वाह। हम नफस लौ जगानी पड़ती है। अब आप इस शेर को महसूस कीजिए, धूप को रोशनी नहीं कहते। अब इन्हीं का एक शेर और है, देखिए जो शेर अभी एक गज़ल गाई गई, इत्तेफाक से मैंने कहा कि ये शेर मेरी पसंद का भी था और ये गज़ल भी गाई कि कह दिया शब बखैर उसने मुझे, कह दिया शब बखैर उसने मुझे, मैंने फिर नींद की दवा ली है। वाह वाह। और एक शेर है कि मेरी आँखों में चाहे जितना हो, मेरी आँखों में चाहे जितना हो, मेरे खेतों में कितना पानी है। वाह वाह वाह, क्या कहने। मेरी आँखों में चाहे जितना हो। आप ये देखिए कि तीनों शेर जो मैंने सुनाए ये बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं, अलग अलग मौज़ूआत हैं। लेकिन शायर, मैंने जो बात पहले कही थी कि ये नहीं कि एक ही मौजू पर एक शायर कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात ये है कि एक नौजवान शायर जिसने अभी बहुत ज़्यादा अपनी शायरी की उम्र नहीं बढ़ाई है, जिसने बहुत सफ़र नहीं तय किया है, वो भी अलग अलग ज़ाविये से किस तरह चीज़ों को देख रहा है। अब ये शेर देखिए कि कोई तन्हा नहीं है दुनिया में, कोई तन्हा नहीं है दुनिया में, एक गम सबके पास होता है। वाह वाह। और तुम्हारी आखिरी तस्वीर की मैं, तुम्हारी आखिरी तस्वीर की मैं खुली आंखें बनाना चाहता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना, क्या कहना। तुम्हारी आखिरी तस्वीर की मैं खुली आंखें बनाना चाहता हूँ। ये सुनिए कि रोने वालों सब्र करो और ये सोचो, रोने वालों सब्र करो और ये सोचो, हम मिट्टी को पानी देने आए हैं। वाह वाह, क्या कहना। रोने वालों सब्र करो और ये सोचो, हम मिट्टी को पानी देने आए हैं। और ये है, ये सुनिए, ये बिल्कुल अलग तरह का शेर है कि दूर पर्वत पे अब्र के टुकड़े जैसे बच्चे दुआ में बैठे हों। दूर पर्वत पे अब्र के टुकड़े जैसे बच्चे दुआ में बैठे हों, गिर पड़ा हो ज़मीन पर सूरज और साए हवा में बैठे हों। आप देखिए ये इमेजिनेशन का इस्तेमाल है, किस तरह से एक बात को किस जाविये से कहा जाता है। लोग कहते हैं कि बातें वहीं पुरानी हैं, सिर्फ आपके जाविये, आपका तर्ज बयान जो है वो उसको अलग बनाता है, उसे शायरी को एक नई नहज देता है, नई ऊंचाई देता है। और ये शेर सुनिए कि कभी आओ तो देखना तुम भी, कभी आओ तो देखना तुम भी, तो देखना तुम भी, फूल पर इंतज़ार खिल गया है। वाह। कभी आओ तो देखना तुम भी, फूल पर इंतज़ार खिल गया है। और ये शेर के कई कमरे हैं मेरे घर में, लेकिन कई कमरे हैं मेरे घर में, लेकिन किसी कमरे में मेरा घर नहीं। क्या कहना। तो ये कुछ शेर थे कि अभी एक शेर कहना रह गया है, अभी इन्हें ऐसे बहुत सारे शेर कहना बाकी है। अब आप देखें कि ये मैंने तकरीबन 10 शेर बिल्कुल अलग तरह के, अलग ढंग से कहे गए, अलग मौज़ूआत पे मैंने लिए हैं। तो जिस शायर के यहाँ इतने तजर्बों की इतनी रंगारंगी हो और कहने का इतना खूबसूरत सलीका हो, मुझे लगता है उस शायर की लंबी उम्र के लिए और अच्छी शायरी के लिए दुआ करनी चाहिए। क्या कहना। सर अगर आप इजाज़त दे तो 2 शेर मुझे भी याद आए थे। यकीनन यकीनन। इरशाद। विकास राणा साहब का शेर है कि उसने रेत पे आंसू छिड़के, फिर उंगली से नाव बना दी। एक और शेर है जी, इरशाद। वो कहाँ जाए और मिले किससे, जिसको अपनी ही याद आती है। बहुत खूब। क्या कहना। वाह वाह। गिलहरी वाला शेर वो ये सुना देंगे। सर एक सवाल था जी, वो जो मिसिंग सवाल है एक, जो मैं भूल गया था जी। एक बहस होती है सर कि रस्मुल ख़त को लेके कि ये हिंदी है, ये उर्दू है। जब आप रोमन में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो फिर उर्दू रस्मुल ख़त की क्या ज़रूरत है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। एक बड़ी आपको आम सी मिसाल दूंगा। हमने बचपन में कुरान पढ़ा है, अब भी पढ़ता हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अरबी जानता हूँ, ठीक है। जी। मैंने बताया कि भोजपुरी, अंगिका ये दोनों मेरी ज़बानें हैं, लेकिन मैं ये दावा कभी नहीं करता कि मैं ये ज़बानें जो जो इस भाषा को अपने 24 घंटे अपनी मातृभाषा की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हें इनकी तरह बोल सकता हूँ। चूँकि मैंने पढ़ा तो है, जाना है, लेकिन अगर जैसे उसको जानना चाहिए वैसे जानने के लिए अगर हमें उसकी स्क्रिप्ट आती है और हम उसे जानते हैं, उसके हर शब्द के अलग अलग जो मतलब होते हैं, और ख़ास तौर से शायरी के लिए, आम आदमी के लिए इसकी अहमियत नहीं है। वो बोल रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, हम उसकी बातें समझ रहे हैं, काफ़ी है। लेकिन अगर आप शायरी में एक लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस लफ्ज़ का सही प्रोनंसिएशन, सही उच्चारण या तलफ़ुज़ क्या है, इसमें शेड्स ऑफ मीनिंग क्या क्या होते हैं। ये आपको तब समझ में आता है जब आप उसको उसकी स्क्रिप्ट में पढ़ें, क्योंकि हर स्क्रिप्ट की अपनी ब्यूटी होती है। इसमें कोई यानी शॉविनिज्म नहीं है कि मेरी भाषा सबसे मीठी है, मेरी भाषा से, भाई सारी भाषाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मीठी होती हैं। जो उसके साथ जन्म लेता है, जो अपने माँ की गोद से वो भाषा सुनते हुए बड़ा होता है, उसे वो ज़बान अच्छी लगेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसे हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कहते हैं कि अगर हम चेस खेलने के लिए बैठे हैं, अगर हमें ये मालूम नहीं कि ये मोहरा कितने खाने चल सकता है, तो हम दे तो फिर वो खेल जाना ही नहीं। तो उसी तरह लफ्ज़ भी जो है ना, वो मोहरे होते हैं। और अगर आप शायर हैं तो आप एक तरह का शतरंज भी खेल रहे होते हैं। आपको मालूम है कि इस जगह हमारा निशाना कहाँ है और हमें ये लफ्ज़ कहाँ तक पहुँचाएगा, इसकी मार कहाँ तक होगी। ये आप तब जानेंगे जब आप उस लफ्ज़ की पूरी तारीख़ अगर न कहें हम, तो कम से कम उसका जो एक आम तलफ़ुज़ और मतलब है वो जान लें। इसके लिए आपको अगर स्क्रिप्ट जान लें तो कोई बुराई नहीं है। मेरे बच्चे जर्मन सीखते हैं, कोरियन लैंग्वेजेस सीखते हैं, वो बैठे बैठे सीख लेते हैं, चूँकि उनका फ़न है, उनके गेम्स उसमें आते हैं। मैंने पूछा कि बेटा ये समझ में तुम्हें क्या आता है? उसने कहा नहीं, बस मैं इसलिए सुनता हूँ कि मैं अब ये लैंग्वेज समझने लगा हूँ, सुनते ये कार्टून देखते देखते उसके एक्सप्रेशंस मैं समझ रहा हूँ, उसके टोन से मैं समझता हूँ कि ये क्या कह क्या रहा है। तो आप ये समझिए कि ज़बान सीखने में कभी कोई बुराई नहीं है, स्क्रिप्ट सीखने में भी कोई बुराई नहीं है। आप एक नई चीज़ सीखते हैं। अभी मैं पिछले कुछ वक्त पहले किसी अखबार में एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल था जो किसी बाहर की एजेंसी ने उस पर रिसर्च किया था कि यूजुअली उर्दू बोलने वाले ये एक साथ कई ज़बानें जानते हैं। उर्दू बोलने वालों की अच्छा ये क्वालिटी उसने पूरा डेटा दिया था। उसके साथ ये है कि भाई वो जहाँ हैं एक भाषा तो वो जानते हैं, उर्दू उनकी मदर टंग है इसलिए जानते हैं, और उनको अपनी नौकरी के लिए जो भाषा मदद देगी वो 3 भाषाएं कम से कम जानते हैं, जो भी थोड़ा सा कैपेबल लोग हैं जिनकी एजुकेशन उस तरह की हुई है। तो इसमें मुझे भी ये फ़ख्र होता है कि मैंने उर्दू और हिंदी दोनों पर, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा था स्कूल में। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, शायद आपको हंसी भी आए, कि मुझे हर बार हिंदी में उर्दू से ज़्यादा नंबर आते थे। मुझे हर बार लगता था कि इस बार मुझे ज़्यादा आने चाहिए। तो मेरे एक पंडित जी थे जिन्होंने मुझे बड़ी खुशफहमी में मुब्तला कर दिया। जब मैं 9th क्लास में था तो उन्होंने एक बार, मेरा स्कूल बहुत यानी स्ट्रिक्ट और बहुत थोड़ा अच्छा सा माना जाता था, तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया, हाफ ईयरली की कॉपी उन्होंने चेक की थी। मैं बहुत डरता हुआ उनके पास गया, तो उन्होंने मेरी कॉपी निकाली और वो निकाल के रख दे, वो जो एग्ज़ामिनेशन शीट होती है। उन्होंने कहा कि तुमने एक सवाल क्यों छोड़ दिया इसमें? तो उन्होंने मुझे उसमें शायद 78 वगैरह कुछ दिए थे। तो मैंने कहा सर मेरे लिखने की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है, इसलिए मेरा एक सवाल छूट गया था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने एक सवाल और लिखा होता तो मैं तुमको 99 देता, चूँकि हिंदी भाषा में इतनी अच्छी तरह से हिंदी लिखने वाला, शुद्ध हिंदी लिखने वाला मैंने पहला आदमी देखा है। उन्होंने लिखा भाषा प्रशंसा योग्य है। उन्होंने उस पर रिमार्क लिखा था। इस चीज़ ने मुझे इतनी तसल्ली दी कि मुझे हर बार लगा कि नहीं चलिए ठीक है, यानी मैं इस भाषा में कम से कम इतना तो जानता हूँ कि अपनी बात कह लेता हूँ, तभी पंडित जी ने ये बात कही है, ये रिमार्क लिखा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे जो संस्कृत पढ़ते थे। मुझे एक ऑप्शन मिला था कि संस्कृत पढ़िए या पर्शियन पढ़िए, तो उसमें यह था कि पढ़ तो मैं संस्कृत भी सकता था, लेकिन मुझे घर में कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन पर्शियन
मेरे घर में लोग समझने वाले थे, तो मैंने इसलिए सिर्फ पर्शियन पढ़ी कि मुझे ट्यूटर नहीं रखना होगा। हालांकि अब भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दोबारा पढूं। मैं संस्कृत भी सीखना चाहता हूँ। ये दोनों भाषाएं बहुत करीब की हैं। शायद बहुत से लोगों को मालूम ना हो कि पर्शियन और संस्कृत में जितनी कुर्बत है उतनी किसी ज़बान में नहीं है, किसी भी ज़बान में। और जितना उर्दू शायरी का जो ख़मीर है वो फ़ारसी शायरी से उठा है। और अगर आप फ़ारसी शायरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग जो उर्दू के बड़े शायर कहलाते हैं ये करते क्या हैं। तो ये चीज़ उन्होंने पर्शियन को पढ़ करके सीखी। एक ज़बान जानने का उन्हें नुकसान नहीं हुआ, वो यहाँ की ज़बानें भी जानते थे। लेकिन आप खुसरो को देखिए, यहाँ की सारी ज़बानें जानते, बोलियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लिखा। तो आप किसी भी चीज़ को जानें, आपकी जो नॉलेज है वो कभी बेकार नहीं जाती है। और अगर आपको एक ज़बान में दिलचस्पी है, उसकी किसी विधा में दिलचस्पी है, तो आप ज़रूर उसे सीखिए। अब जैसे इस पे हाथ रख के मैं भी कोई आवाज़ तो निकाल लूँगा जी, लेकिन जो आवाज़ आप निकालेंगे मैं नहीं निकाल पाऊँगा। दोनों में फ़र्क ये है। तो ये तो मैं जान रहा हूँ कि इससे संगीत निकलता है, लेकिन कौन से इसको दबाने से कौन सा किस तरह का संगीत निकलेगा ये मुझे नहीं पता, आपको पता है। ठीक है।